हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पृष्ठभूमि। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आप सबको, जैसे आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, उसके अंदर हमने ल्यूसेंट कंप्यूटर बुक स्टार्ट करी है, जिसमें हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा था एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ कंप्यूटर जनरल इंट्रोडक्शन। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर को हाफ फिनिश कर लिया था। अब हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने जो लास्ट पढ़ा था वो था लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर हमने 3 लिमिटेशंस के बारे में बात की थी कंप्यूटर के। आज हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर कि कंप्यूटर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट जो इसका फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है डाटा कलेक्शन का। डाटा कलेक्ट करना क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन जो होता है उसको बोलते हैं हम डाटा कलेक्शन, ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है डाटा संकलन करना। ठीक है, डाटा तो आपको पता है कैसे लिखते हैं, संकलन करना। मैं इस वीडियो के अंदर बाइलिंगुअल चलूँगी ताकि जो स्टूडेंट्स हिंदी बैकग्राउंड से हैं एंड जिनका मीडियम हिंदी है उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट जो इसके अंदर फंक्शन आता है वो आता है आपका डाटा स्टोरेज का, डाटा को स्टोर करना। ठीक है, डाटा को स्टोर करना, इसको हिंदी में बोला जाता है डाटा संचयन करना, संचयन। ठीक है, डाटा संचयन। थर्ड जो इसका होता है वो होता है डाटा प्रोसेसिंग, डाटा को क्या करना, प्रोसेस करना। इसके 4 फंक्शंस होते हैं। थर्ड फंक्शन क्या है आपका, डाटा प्रोसेसिंग, जिसको हिंदी में बोला जाता है संसाधन, डाटा संसाधन बोलते हैं जिसको। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो फोर्थ फंक्शन होता है वो होता है डाटा आउटपुट, उसको क्या बोला जाता है, डाटा आउटपुट बोलते हैं। और हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, डाटा निर्गमन। क्या बोला जाएगा इसको, डाटा निर्गमन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम इन 4 प्रोसेस के बारे में जो है वो बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जब हम एग्जांपल समझेंगे तो हमें ये सारे जो पॉइंट्स हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आप एक 30 सेकंड का पोज लीजिए। ठीक है, वीडियो को पोज करो और ज़रा ये जितने भी 4 बताए हैं मैंने ये नोट डाउन कर लूँ। ठीक है, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, ओके, आई होप सब कर लिया होगा आपने नोट। ओके, कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट जो है डाटा कलेक्शन है। ठीक, अब डाटा कलेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो ये सारे पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एंड एग्जांपल क्या है कि इमेजिन योरसेल्फ एज यू आर अ टीचर। आप एक टीचर हो एंड यू हैव टू मेक अ रिजल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास, और इन योर क्लास देयर आर 20 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं आपके, 20 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं भाई, किसी के 30 हैं, किसी के 35 मार्क्स हैं, किसी के 15 मार्क्स हैं आउट ऑफ 50। ठीक है, अब जो है आपका रिज़ल्ट आपको प्रिपेयर करना है। ये आप सारा एनुअल एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, आउट ऑफ 50 जिसमें से आपको सबको मार्क्स दिए आपने। अब आपको फाइनली रिज़ल्ट प्रिपेयर करना है। तो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप रिज़ल्ट को मैनुअल अपने हाथों से प्रिपेयर करिए, या फिर आप किसकी हेल्प ले सकते हैं, कंप्यूटर की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की हेल्प ले सकते हैं आप। तो होगा क्या, अब ये जो मार्क्स हैं, अब इन मार्क्स को आपने कलेक्ट कर लिया। आपको कलेक्ट तो करना पड़ेगा, आपको लर्न तो नहीं है ना ये सारे मार्क्स अपने स्टूडेंट्स के। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको डाटा कलेक्ट करना है। तो ये जो मार्क्स हैं, ये जितने भी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ये क्या हो गया, डाटा कलेक्शन हो गया। ठीक है, अब इस डाटा को कलेक्ट कर लिया। अब कलेक्ट करने के बाद आपको कहीं ना कहीं इस डाटा को सेव करना पड़ेगा, या फिर आपको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। और आप कहाँ स्टोर करोगे, आपके पास 2 ऑप्शन अगेन है, या तो आप पेन पेपर लेके उस पर नोट डाउन करना शुरू कर दो, या फिर आप कंप्यूटर में सेव करो। तो ऑब्वियसली कंप्यूटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आप इस चीज़ को वहाँ पे क्या करोगे, सेव करोगे। अब जब आपको रिजल्ट प्रिपेयर करना है तो आपको ये भी बताना होगा कि क्लास में फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। फाइनली उस डाटा से आपको यही तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस डाटा से आपको यही तो आउटपुट चाहिए ना। तो होगा क्या, आपने डाटा सबसे पहले कलेक्ट कर लिया, सारे मार्क्स ले लिए। अब उस डाटा को आपने स्टोर भी कर लिया कंप्यूटर के अंदर। अब क्या होगा, जब आपने उस डाटा को स्टोर कर दिया, मतलब आपने इनपुट करा होगा ना, तभी तो स्टोर होगा वो डाटा। ठीक है, आपने इनपुट करा, अब कंप्यूटर जो है वो प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट मिलेगा आपको, आउटपुट मिल जाएगा, ये चीज़ होगी। इसके अंदर जब आउटपुट आएगा तो आपने क्या कमांड दी होगी, या तो आपको मार्क्स किस ऑर्डर में, आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करे होंगे, या फिर आपने मार्क्स किस में करे होंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करे होंगे। तो इससे क्या होगा, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड सब कुछ पता चल जाएगा कि क्लास में कौन सा बच्चा किस पोजीशन पे आया है। तो ये क्या हुआ, आपने अपना जो काम है किसकी मदद से करा है, कंप्यूटर की मदद से करा है। तो ये क्या हो गया, इसका कंप्यूटर का पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया, है ना। पर जैसे देखते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी, कोई भी अगर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है
तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। अब पॉजिटिव के अंदर तो देख लिया कि भाई टाइम सेव हो रहा है, हमारा टाइम सेव कर रहा है। कंप्यूटर से अगर आप काम करते हो ना तो आपका टाइम बहुत बचता है। दूसरा क्या होता है, एररलेस वर्क है, एरर तो हो ही नहीं रहा है ना। अगर यूज़र कोई गलती नहीं करता है तो कंप्यूटर तो कभी गलती करेगा ही नहीं। अगर यूज़र ने इनपुट सही दिया है तो ये तो गारंटी है कि आउटपुट जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। और थर्ड क्या होता है कि पेपर भी सेव हो रहा है। अब इतना सारा काम अगर आप पेपर मैनुअली पेन पेपर पे करोगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपका पेपर भी वेस्ट हो रहा है, तो आप इसको भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ले सकते हो। बट अगर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो क्या हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे, ये तो बिल्कुल अलग चीज़ हो गई। अब अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होगा, देखो ये जो काम होता है आपको पता होगा, क्लर्क पता है आपको क्या होता है, क्लर्क का काम क्या होता है, यही होता है ना, डाटा संभालना, फाइल्स को इधर उधर करना, फाइल्स में जो भी करेक्शन करनी है, ये सब काम किसका होता है, क्लर्क का होता है। तो जब हर जगह कंप्यूटर यूज़ होने लग जाएगा तो क्लर्क का काम यदि कंप्यूटर करने लग जाएगा तो क्लर्क की ज़रूरत होगी नहीं होगी। तो क्या हुआ, क्लर्क यहाँ पे क्या हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गया ना, तो इसकी तो जॉब चली गई। तो जिस तरीके से ये सारे इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है, कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ कंप्यूटर आपको समझ आ गया होगा कि फंक्शंस क्या होते हैं। 4 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, कलेक्शन, सेकंड स्टोरेज, थर्ड होता है प्रोसेसिंग एंड फोर्थ वन इज डाटा आउटपुट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसके अंदर डाटा प्रोसेसिंग। अब डाटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है। तो सिंपल वे में अगर देखा जाए, जब डाटा को प्रोसेस करा आपने, अगर बहुत इजी लैंग्वेज में बताती हूँ मैं आपको, इतनी बड़ी बड़ी स्पेलिंग पे मत जाइए। डाटा प्रोसेस हमने देख लिया ना क्या होता है, जैसे फंक्शन ऑफ कंप्यूटर के अंदर हमने देख लिया डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है। यदि डाटा प्रोसेसिंग मैनुअल मतलब अपने हाथों से कर रहे हो, पेन पेपर लेके मैनुअल मेथड से कर रहे हो तो ये डाटा प्रोसेसिंग कहलाएगा। बट उसी डाटा प्रोसेसिंग में आपने टेक्नोलॉजी का यूज़ करा या फिर आपने कंप्यूटर का यूज़ करा तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। मतलब मैनुअल है तो वो डीपी है, मतलब डाटा प्रोसेसिंग है। बट जब आपने उसके अंदर टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर का यूज़ करा तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग हो जाएगी। तो डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्या आएगा। यहाँ पर देखिए, इससे पहले एक चीज़ और देखो, हमने ये डायग्राम शुरू से ही ड्रॉ करा है कि हमने कुछ इनपुट करा डाटा, उसके बाद यहाँ पे पहले इनपुट किया गया, यहाँ पे डाटा प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद हमें आउटपुट मिला। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर इसका टेबल या डायग्राम बनाया जाए तो क्या हो सकता है, इनकमिंग डाटा, देखो ये है आपका इनकमिंग डाटा। जैसे इनकमिंग डाटा क्या हुआ, जो वो कलेक्शन था, मार्क्स का कलेक्शन था 30, 35 जो हमने अभी रिजल्ट प्रिपेयर करा था, तो वो क्या है, एक तरह से डाटा है। आप इस डाटा को जब आप डालोगे किसकी हेल्प से, कीबोर्ड की हेल्प से इनपुट करोगे, है ना, कंप्यूटर के अंदर इनपुट करेंगे, फिर क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी, फाइनली आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो ये जो आउटपुट होगा यही आपकी इन्फॉर्मेशन होगी। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था डाटा और किसके बारे में, इन्फॉर्मेशन के बारे में। डाटा क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड वे होता है, अनऑर्गेनाइज्ड वे किसी भी चीज़ का। ठीक है, किसी भी मतलब आप बोल सकते हो अनऑर्गेनाइज की, एक जगह 30 है, एक जगह 15 है, एक जगह 20 है, एक जगह 45 है, तो ये अनऑर्गेनाइज्ड तरीका है। अनऑर्गेनाइज तरीके से मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के। बट इन्फॉर्मेशन क्या है कि बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड वे जब होता है, जब इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया गया, जब हमें पता चल गया कि फर्स्ट रैंक कौन है, सेकेंड रैंक कौन सी है। ठीक, तो वो क्या हुआ, आपका वो क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर हो गई। ठीक है, अब देखते हैं, वेट एक सेकेंड। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कंप्यूटर सिस्टम। अब देखिए, कंप्यूटर सिस्टम जो है ये एक तरह से कलेक्शन होता है इनपुट यूनिट का एंड सीपीयू का। अब इसका मतलब देखते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। अब जैसे हमने बार बार अगेन वही डायग्राम मैं ड्रॉ करूँगी कि हमने यहाँ पर इनपुट करा विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड की हेल्प से इनपुट करा कुछ, यहाँ पे प्रोसेसिंग हुई डाटा की और यहाँ पे आपको क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया। ठीक है, अब ये जो फंक्शन हो रहा है ये फंक्शन हो कैसे रहा है, देखो यहाँ पर हमें मीनिंग समझना होगा कि आपको यहाँ समझना होगा इनपुट यूनिट का क्या मतलब होता है और सीपीयू का मतलब क्या होता है। देखो इनपुट यूनिट वो हर एक एलिमेंट होगा, इनपुट यूनिट जो है वो हर एक एलिमेंट होगा जो आपकी मदद करेगा कंप्यूटर में किसी चीज़ को डालने के लिए। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं फिर उसके बाद बात करेंगे। आप सब कभी ना कभी एटीएम तो गए होंगे, ठीक है। जब आप एटीएम जाते हो, कैश विड्रॉ करते हो, तो वहाँ पे क्या करना होता है, आपको पिन एंटर करना होता है। पिन एंटर करने के लिए क्या होता है, नीचे मशीन पे कीपैड बना होता है
ऐसे बना होगा कीपैड जिसमें 1 2 3 4 ये सब लिखा होता है, ठीक है। आप इन्हीं की हेल्प से पिन को एंटर करते हो तभी आप कैश विड्रॉ कर सकते हो। तो ये जो कीपैड है यहाँ पे, ये क्या है, इनपुट यूनिट है। मतलब मशीन के अंदर अपना पिन नंबर डालने के लिए आपने किसका यूज़ करा, इस कीपैड का यूज़ करा। तो दिस कीपैड इज कॉल्ड इनपुट यूनिट। इसी को क्या बोला जाएगा, इनपुट यूनिट बोला जाएगा। जब हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में, जब हम इस मशीन के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर कोई भी डाटा को डालने के लिए कंप्यूटर के अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कीबोर्ड क्या होगा, इनपुट डिवाइस होगा। किसका इनपुट डिवाइस होगा, कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस होगा। तो इनपुट यूनिट वो यूनिट होती है जो मदद करती है कुछ भी इंफॉर्मेशन डालने के लिए, मशीन में डालने के लिए। यहाँ पे एटीएम में जब इंफॉर्मेशन डाली तो हमने इसका कीपैड का यूज़ करा था, और जब हमने कंप्यूटर में कोई डाटा डाला तो हमने किसका, कीबोर्ड का यूज़ करा। तो कीबोर्ड क्या होगा, यहाँ पे आपका इनपुट यूनिट होगा। नेक्स्ट देखिए कि सीपीयू क्या होता है। अब बात करेंगे हम सीपीयू क्या होता है। सबसे पहले सीपीयू की देखो, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सबको पता होगा। मुझे नहीं लगता मेरी जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहा है उसको सीपीयू की फुल फॉर्म नहीं पता, ठीक है। तो सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल, ये हमें मतलब हमारे लोअर क्लासेस में इतने अच्छे तरीके से याद कराया होता है ना कि हम आज भी इस चीज़ को नहीं भूले हैं, और आई डोंट थिंक कि कभी भूल पाएंगे। जैसे बच्चों को, जैसे सबको ना ABCD A to Z बिल्कुल कंफर्म याद होता है, ऐसे ही सबको ये तो पता ही है कि भाई सीपीयू की फुल फॉर्म जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ये तो पता है ना। देखो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, हमें ये भी पता है कि सीपीयू को ब्रेन बोला जाता है कंप्यूटर का। क्यों ब्रेन बोला जाता है, क्योंकि जो भी कंप्यूटर का कार्यभार, ठीक है, बहुत हिंदी तगड़ी वाले हिंदी का शब्द यूज़ करा है मैंने, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो कंप्यूटर का दिमाग है, जो भी कंप्यूटर का कार्यभार है उसको करने के लिए किसका यूज़ करेगा, वो सीपीयू का करेगा। मतलब जो भी यहाँ पे इनपुट करने के बाद जो भी प्रोसेसिंग हो रही है वो कौन करता है, कंप्यूटर करता है, सॉरी सीपीयू करता है, सॉरी सीपीयू करेगा। जो भी प्रोसेसिंग होगी वो कौन करेगा, यहाँ पे सीपीयू करेगा, ठीक है। अगर बात कही जाए, जैसे मान लीजिए आप ह्यूमन बीइंग हैं। देखो ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, थोड़ा सा मेरी ना थोड़ी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, हाँ, एंड सॉरी पहले से ही मैं बोल रही हूँ। देखो ये है कोई ह्यूमन बीइंग है, इसको बोला कि भाई तुझे ना मार्केट जाना है और मार्केट से ये काम करके लेके आना है। तुझे ये सारे लिस्ट दे दिया, इसको चेकलिस्ट दे दिया, आपको ये आइटम लेके आने हैं मार्केट जाके। वो गया लेके आया, ठीक है। तो ये चीज़ उसे समझने के लिए उसने अपना ब्रेन ही तो यूज़ करा होगा। अगर वो अपने घर से बाहर गया है, कुछ चीज़ उसने बाय करी है, ख़रीदी है, वहाँ पे कैश दिया, तो किसका यूज़ किया होगा, ब्रेन, अपना दिमाग तो लगाया होगा। विदाउट ब्रेन तो वो इतना काम नहीं कर सकता ना। तो इसी तरीके से जब कंप्यूटर को कोई काम करना होता है तो वो भी अपना ब्रेन यूज़ करेगा। और ब्रेन क्या होता है, ब्रेन को ही तो कहा जाता है सीपीयू। तो कोई भी काम अगर कंप्यूटर करेगा तो वो किसकी हेल्प से करेगा, सीपीयू की हेल्प से करेगा, ठीक है। तो सीपीयू को फर्स्ट क्या नेम दे रखा है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, की ये ब्रेन है कंप्यूटर का। दूसरा क्या है इसके अंदर, सीपीयू को हम ना इसका दूसरा एक और नाम प्रोसेसर भी बोलते हैं। जैसे कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, प्रोसेसिंग ही तो यूनिट है, तो इसको प्रोसेसर बोल देंगे तो कुछ गलत तो नहीं होगा। तो इसका दूसरा नेम जो है वो प्रोसेसर भी हो सकता है। अब इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, जैसे प्रोसेसर नाम दिया ऐसे ही इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जा सकता है इसको। तो ये जो 3 नेम्स है आप इसको लर्न रखिए, क्योंकि ये 1 मार्क के अंदर आते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस। एंड मतलब इतना बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर मान लो सिंपल उसने पूछ लिया कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ सीपीयू, और ऑप्शन में माइक्रो प्रोसेसर दे रखा है, बट आपको जब पता होगा तभी आप कर सकते हो ना। जब तक आपको नहीं आता आप कैसे कर सकते हो, नहीं होता, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, है ना। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या है इसमें। अब देखिए हम बात करते हैं इनपुट यूनिट के बारे में। अब देखो इसके अंदर ना कुछ बात होती है। पहले सबसे पहले आप एक साइकिल समझिए। एक होता है आपका इनपुट यूनिट, यही है जैसे हम इनपुट करते हैं, अगेन वही चीज़ है, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस होगा, और अगेन क्या होगा, आउटपुट। मतलब पूरे चैप्टर में मैं सिर्फ यही साइकिल दिखा रही हूँ आपको, तो समझ लीजिए कि ये साइकिल जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। प्रोसेस के अंदर, जब कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होता है तो इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। क्या क्या, जैसे अभी हमने सीपीयू के बारे में तो देख ही लिया, ठीक है।
CPU इन्वॉल्व होता है उसके अंदर, और क्या होता है, एक होता है ALU जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, और एक होता है आपका CU। ये 3 चीज़ें होती हैं जो प्रोसेसिंग में यूज़ होती हैं। और साथ में होती है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी वो होती है, इसके बारे में हम आगे चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ इस वर्ड को। मेन मेमोरी मतलब जहाँ पे ये सारी जो भी डाटा हम डालते हैं कंप्यूटर के अंदर सेव होगा। सेव कहाँ होगा, मेन मेमोरी में होगा, ठीक है। जैसे मोबाइल फ़ोन के अंदर मेमोरी कार्ड होते हैं, ठीक है, तो जो भी आप उसके अंदर डाटा डालते हो फ़ोन के अंदर सेव करते हो, वो कहाँ सेव हो रहे हैं, उस मेमोरी में ही सेव हो रहे हैं जाके। तो इसी तरीके से कंप्यूटर की भी अपनी एक मेमोरी होती है। अब देखिए यहाँ पे प्रोसेस में जो 3 पार्ट्स हैं, CPU के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, ALU के बारे में देखना है और CU के बारे में देखना है। तो उसी को हम अब आगे समझेंगे। तो आप इस फिगर से, इस डायग्राम से, फ्लो जो चार्ट है इसे आप देख लीजिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हमें पूरा पैटर्न पता होना चाहिए, हम किस तरीके से चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ठीक है। CPU कर लिया, अब उसके बाद हम ALU को करेंगे, फिर किसको करेंगे, CU को करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब देखो ALU क्या है। ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU को क्या बोलते हैं हम, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसको अगर बोले, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं इसको। इसको ना हिंदी में भी यही बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि इसका हिंदी में नेम अलग है। हिंदी में भी इसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही बोला जाएगा। इसके अंदर क्या होते हैं, जब कंप्यूटर के अंदर हमें काम करना है, मान लीजिए हमें एडिशन करना है, या फिर हमें सब्ट्रैक्शन करना है, या फिर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, या हमें क्या करना है, डिवीज़न करना है, तो उस टाइम पे प्रोसेसिंग कौन करेगा, ये करेगा, ALU करेगा उस टाइम पे। जब क्या करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न करना होगा, तो कंप्यूटर का कौन सा पार्ट काम कर रहा होगा, ALU पार्ट काम कर रहा होगा। या फिर मान लीजिए कि अगर ये बोला जाए कि हमें चेक करना है कि 5 बड़ा है या फिर 3 बड़ा है, अगर बोला जाए कि 100 बड़ा है या फिर 200 बड़ा है, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर हम पूछें विच वन इज़ ग्रेटर बिटवीन 5 एंड 3, अगर इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, जब हमें जब बड़ा या छोटा, ग्रेटर और लेसर का पता करना होता है, तो उस टाइम कौन सी यूनिट काम कर रही होती है, ALU यूनिट काम कर रही होती है, ठीक। तो हमने फर्स्ट क्या देखा इसके अंदर, फर्स्ट तो ये चीज़ है, जब हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह करना होता है तो ये यूनिट काम करती है। जब ग्रेटर और लेसर जब चेक करना होता है तो ये यूनिट काम करती है। उसके बाद थर्ड क्या बात आती है, जब एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर येस में होगा या फिर नो में होगा। कोई भी क्वेश्चन की आज सिंपल कि आज बारिश हुई थी, मतलब ये एक जनरल एग्जांपल है। अगर इससे रिलेटेड किसी भी ऐसे क्वेश्चन का आंसर में होता है या फिर नो में होता है, तो उस टाइम पर कौन सी यूनिट काम कर रही होती है, आपकी ALU यूनिट काम कर रही होती है। तो ये 3 पॉइंट्स बिल्कुल आपको लर्न करने हैं कि कैसे, कब ALU जो है वो काम कर रही होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या आता है, CU। अब CU का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। CU जो होता है वो होता है आपका कंट्रोल यूनिट। इसको क्या बोला जाता है, कंट्रोल यूनिट बोलते हैं इसको हम। अब कंट्रोल यूनिट का मतलब क्या होता है, कंट्रोल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये सोचिए, कंट्रोल बिल्कुल तालमेल बिठाना। तो कंट्रोल यूनिट का काम ये है कि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे इनपुट है, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस, आपका कीबोर्ड हो गया, आपका माउस, ये सब चीज़ें होगी, ठीक। और दूसरा क्या हो सकता है, आउटपुट डिवाइसेस, जैसे आउटपुट किससे मिलेगा, प्रिंटर से ही तो आप प्रिंट करोगे किसी को। तो ये जितने भी कंप्यूटर के अंदर काम चल रहा है ऑलरेडी, उन सब के बीच में एक तालमेल तो बिठाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि इनपुट बोले जी मैं तो आउटपुट की बात नहीं मान रहा, या आउटपुट बोले जी मैं तो नहीं निकल रहा, प्रिंटर काम करना बंद कर रहा है, CPU की कोई बात नहीं मान रहा। मतलब ये है ना, सिंपल एक एग्जांपल ले लो, अगर घर में 5 मेंबर्स हैं फैमिली में, ठीक है, वो कहते हैं जी मैं सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद सिंपल मम्मी पापा है और 3 बच्चे हैं, ठीक है। ये कह दे जी मैं तो पापा की बात नहीं मान रहा, मैं जा रहा हूँ, ये कह दे जी मैं मम्मी की बात नहीं मान रहा, मैं जा रहा हूँ। तो क्या होगा, यहाँ पे कोई कंट्रोल थोड़ी है, मेरी फैमिली टूट जाएगी ना। तो इसी तरीके से कि किसी भी काम को अच्छे से परफेक्टली करने के लिए कंट्रोल होना ज़रूरी होता है। तो ये पूरा कंप्यूटर के अंदर पार्ट्स के बीच में तालमेल बिठाने का काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का काम होता है। किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का काम होता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है हमारे इस चैप्टर में। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ CU कंट्रोल यूनिट। तो वही हमने यहाँ पर देख लिया, फंक्शंस क्या है कंट्रोल यूनिट के। सब कंट्रोल यूनिट का वही फंक्शन है कि तालमेल बिठाना सबके बीच में, जितने भी डिवाइसेस होते हैं, वेदर इट्स इनपुट डिवाइस, वेदर इट्स आउटपुट डिवाइस, या आपका CPU प्रोसेसर जो है, ठीक है, जितनी भी गतिविधियाँ हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ आपके कंप्यूटर पे चल रही है, उन सब के बीच में अगर एक कोऑर्डिनेशन बनाने का काम होता है कंट्रोल यूनिट का।
ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम गीगो क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम अब गीगो का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इसके अंदर हम बात कर लेते हैं कि गीगो जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, गीगो जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। अब फुल फॉर्म देखिए इसकी होती है गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। क्या फुल फॉर्म है इसकी? गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। ठीक है, ओके। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट का मतलब क्या होता है। सिंपल गार्बेज का मतलब क्या होता है ये देखिए आप। ठीक है, गार्बेज मतलब कूड़ा कचरा होता है। अगर कंप्यूटर में कूड़ा कचरा डाला जाए तो क्या निकलेगा? कूड़ा कचरा ही तो निकलेगा। समझ आई बात? अगर आपने रॉन्ग इनपुट डाला है, अगर आपने क्या डाला है, रॉन्ग इनपुट की जी, आपने जो डाटा डाला है वही गलत डाल दिया, तो आप क्या उम्मीद करोगे कि आउटपुट जो आएगा वो आपका बिल्कुल सही आएगा? ऐसा हो सकता है? वेदर इज़ इट पॉसिबल? अगर मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने गए हो, एग्ज़ाम में आपने गलत चैप्टर लर्न कर लिया और एग्ज़ाम में चैप्टर कोई दूसरा आ गया, तो क्या आपका अच्छा रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा ऑब्वियसली। तो इसी को बोला गया गार्बेज इन। अगर आप गलत डाटा डालोगे तो जो आपका आउटपुट होगा वो भी गलत ही आएगा। ठीक, अगर आप इनपुट जो है सिंपल, बहुत सिंपल फ्लो चार्ट से अगर समझें, इनपुट अगर करेक्ट है तो आउटपुट भी करेक्ट होगा। बट अगर आप गार्बेज डालोगे, मतलब इनपुट आप अगर गलत डालोगे, तो आपका जो आउटपुट होगा वो भी गलत ही आएगा। ठीक है, मतलब क्वालिटी जो होती है आउटपुट की वो किस पे डिपेंड करेगी? क्वालिटी ऑफ इनपुट पे। अगर रॉन्ग इनपुट है तो आउटपुट भी जो होगा वो रॉन्ग होगा। तो एक्यूरेसी जो होती है, एक्यूरेसी मतलब कि आउटपुट आपका कितना करेक्ट है या कितना सही है, वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपका इनपुट कितना सही है। इसी को बोला जाएगा गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर जो होता है हमारा फिनिश होता है। इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर को पूरा कंप्लीट करके चलेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर आपने इस वीडियो से इस चैप्टर को करा है तो आपको ल्यूसेंट बुक देखनी भी नहीं पड़ेगी, आप बस प्रैक्टिस करिए। कुछ क्वेश्चंस मैं भी करवाऊँगी इस चैप्टर से रिलेटेड, जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस होंगे, जो आपके बैंक नॉर्मली जो होते हैं कहाँ आता है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं आपके बैंक में आते हैं। एसबीआई से रिलेटेड जो एसबीआई प्रीवियस ईयर होगा वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे। केवीएस जो टीचिंग एग्ज़ाम में लास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको देखेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहो अच्छे से। एंड थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे हम इस पूरी ल्यूसेंट को। एंड बाकी जो बुक्स हैं लाइक एनसीईआरटीज़ मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। एनसीईआरटीज़ जो होंगी लाइक आपकी साइंस की एनसीईआरटी एंड आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो 1 बाय 1 हम सब कुछ कवर करेंगे क्योंकि ये सारे टॉपिक्स बेस हैं आपका। ठीक है, आप बहुत हाई लेवल की बुक्स पढ़ लीजिए, बट जो आपको कंटेंट एनसीईआरटी से मिलेगा आपको कहीं नहीं मिल सकता। जब भी आप जीके करने जाएंगे तो आपका बेस्ट पार्ट जो होगा वो क्या रहेगा? एनसीईआरटी रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको बेस से नॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देन हम नेक्स्ट चैप्टर इसका स्टार्ट करेंगे। टिल देन पढ़ते रहिए, स्टडी हार्ड एंड